नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेम कहानी है जिसका नाम है मैं तेरे प्यार में पागल। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रिद्धिमा अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रेस्तरां में खाना खाने आई थी। दरअसल ये सभी एक ही सोसाइटी में रहती हैं, इसलिए जहाँ भी जाती हैं सब साथ जाती हैं। और आज रविवार की छुट्टी थी, इसलिए सब ने दोपहर वाले शो में फिल्म देखी और अब सब अपनी भूख का इलाज करने रेस्टोरेंट आई हैं। निकिता ये आजकल के जमाने की खूबसूरत मॉडर्न लड़की है। ज़्यादातर जीन्स टॉप और स्कर्ट वगैरह पहनना पसंद करती है। सबसे घुल मिल करके बातें करना इसे बखूबी आता है। पढ़ाई में कुछ खास नहीं है, बस पास हो जाती है, पर हर नई फिल्म की जानकारी इसे फौरन हो जाती है। इसका एक बड़ा भाई है निमेश, जिसे कुछ महीने पहले ही बैंक में मैनेजर की जॉब लगी है। और दूसरी है जूही, ये भी निकिता की तरह ही खूबसूरत और फैशनेबल है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है। अक्सर निकिता और जूही साथ ही पाई जाती हैं। जूही की एक छोटी बहन है मधु। मधु ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा पास की है। ये फिल्म देखने या घूमने जाते वक्त अपनी दीदी के साथ हो लेती है। ये भी अपनी दीदी के जैसी ही खूबसूरत का पैकर है, पर पढ़ाई में बहुत अच्छी है। रिद्धिमा बहुत प्यारी मासूम सी सूरत वाली रिद्धिमा हमेशा सलवार कुर्ता पहनती है और सलीके से दुपट्टा लेती है। पढ़ाई लिखाई के साथ घर के काम में भी निपुण है। बहुत कम बात करती है। अक्सर सहेलियां इसे इसके ड्रेसिंग सेंस की वजह से चिढ़ाया करती हैं, पर ये बस मुस्कुरा करके रह जाती है। सारी सहेलियां रेस्तरां में बैठी थी और चूंकि अभी उनका खाना नहीं आया था, इसलिए सब आपस में बात में बिजी थी। जूही और निकिता आज देखी गई फिल्म में अटकी पड़ी थी। जूही को वरुण धवन बहुत पसंद है और निकिता को श्रद्धा कपूर की स्मार्टनेस। मधु फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। दरअसल लड़कियों को घर आने में देर होती है तो मम्मी को चिंता होती ही है, क्योंकि जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न हो, चाहे हर कीमती चीज की सुरक्षा की जाती है। हाँ, तो मधु की माँ ने बात कर लिया था और अब उनके टेबल पर खाना आ चुका था, इसलिए सब बातों के साथ खाने में लग गई थी। रिद्धिमा सर झुकाए खा रही थी। जूही की किसी बात पर उसने अपना सिर उठाया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाले टेबल पर बैठा इंसान उसे घूर रहा है। रिद्धिमा ने फौरन अपनी निगाहें झुका लिया तथा निकिता ने चौंक करके कहा, अरे निमेश भैया भी यहीं आए हुए हैं। तब तक निमेश ने भी उन सब को देख लिया था और उनके पास आ गया। अच्छा, तो आप सब की सवारी भी यहाँ आई हुई है। मेरा खाना भी हो गया है, तुम लोग खाने से फ्री हो लो तो सब साथ में घर चलते हैं। बोलते हुए निमेश की नजर रिद्धिमा पर ही थी और वह उसकी नजरें महसूस करके सिर झुकाए हुए धीरे धीरे खा रही थी। थोड़ी देर बाद सब निमेश की कार में बैठ गए तो उसने ड्राइविंग सीट संभाल लिया और बैक मिरर को ठीक करके कार स्टार्ट कर दी। सभी चुपचाप थे कि जूही ने बात छेड़ी, निमेश भाई अब तो आपकी जॉब भी लग गई है, फिर भी अकेले अकेले घूम रहे हो आप। कहीं आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई तो नहीं हो गई? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, निमेश ने बैक मिरर में रिद्धिमा को देखते हुए संजीदगी से कहा। तो जूही चुप हो गई। निमेश को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं मेरी बहना, तेरे भाई को कोई पसंद ही नहीं करती है। बोलते हुए उसकी नजर खिड़की से बाहर झांकती हुई रिद्धिमा पर थी। निमेश की बात पर रिद्धिमा अपने आप में ही सिमट सी गई। उसे एहसास था कि निमेश उसे मिरर में देख रहा है।
इसलिए वह खिड़की से लगी हुई बाहर ही देखती रही। उसे पता था कि निमेष उसे पसंद करता है, पर उसके मन में निमेष के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ऐसे कैसे कोई आपको पसंद नहीं करेगी, आप तो इतने हैंडसम हो, जूही ने कहा। उसकी बात पर निमेष हंस पड़ा। अच्छा तो तुम ही ढूंढ दो मेरे लिए कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड। रिद्धिमा को एहसास था कि निमेष उसे बैक मिरर में देख रहा है, इसलिए वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे अच्छी तरह एहसास था कि निमेष उसे पसंद करता है। कितनी बार उसने अपनी बातों से रिद्धिमा को जताया था कि वह उसे बहुत पसंद करता है, पर रिद्धिमा के दिल में उसके लिए कोई एहसास नहीं था। वह उसे हमेशा इग्नोर कर दिया करती थी, क्योंकि वह कुछ भी बोल करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। उसे निमेष से केवल हमदर्दी थी, प्यार नहीं। अभी वह अपनी सोचों में ही गुम थी कि कार रुक गई। निमेष ने आइसक्रीम पार्लर के पास कार रोक दी थी। सब कार से उतर गए थे, पर रिद्धिमा नहीं उतरी थी। जूही ने उसके करीब जा करके चेहरे के पास ले जा करके हाथ हिलाया तो जैसे वह चौंक करके जागी। पूछा, क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ, पर तुम कहाँ खोई हो? उतरो, हम सब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रिद्धिमा का मन तो नहीं था, पर वो जानती थी कि मना करने का मतलब है सबकी बातें सुन करके मानना, क्योंकि जूही के सामने उसकी कोई बात नहीं चलने वाली थी। इसलिए अनमने मन से वह कार से उतरी। तब तक सारी लड़कियां पार्लर के अंदर चली गई थी, बस निमेष ही बाहर था। जब वह अंदर जाने लगी तो उसने कहा, कभी कभी किसी की खुशी के लिए भी खुशी का इजहार किया जाता है। उसकी बात पर रिद्धिमा ने एक बार अपनी नज़र उठा करके उसे देखा और फिर जल्दी से अंदर अपनी सहेलियों के साथ जा करके खड़ी हो गई। उसके बाद निमेष ने कोई बात नहीं बोली। आइसक्रीम खाने के बाद सब कार में बैठ गए। निमेष ने मिरर से रिद्धिमा के मासूम से चेहरे को गौर से देखा। गंदूमी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें जो बगैर काजल लगाए भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, हल्की सी गोल नाक और गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियों से ओंठ जो बगैर किसी लिपस्टिक के भी निमेष को आमंत्रण देते से लगते थे। रिद्धिमा की सादगी और उसका कैरेक्टर ऐसा था कि उसके चेहरे से नीचे निमेष की निगाहें जाती ही नहीं थी। अभी भी वह नजरें झुकाए बैठी थी। कभी खिलखिला करके हंसने की आवाज तक नहीं सुनी थी निमेष ने। जब सारी सहेलियां किसी बात पर जोर जोर से हंसती थी तब भी वह बस मुस्कुरा करके रह जाती थी, और निमेष सोचता था कि कभी तो ये भी जोर से हंसती और इसके मोतियों से दांतों की झलक मिलती। ऐसा सोचते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने रिद्धिमा को फिर से एक नज़र देखा और कार स्टार्ट कर दिया। तीनों लड़कियां अपनी बातों में मगन थी। बीच बीच में रिद्धिमा उनकी बातों पर बस हाँ हूँ कर देती थी। उसने सीट से सिर टेक करके अपनी आंखें मूंद ली, जैसे कि आंखें बंद कर लेने से सारा मंजर आंखों से ओझल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सबके घर आ गए। पहले रिद्धिमा का घर पड़ता था, इसलिए वह कार से उतर गई, पर उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। अभी वह सोच ही रही थी कि जूही ने टोका, अरे यार सोच क्या रही है, अपनी मम्मी को कॉल करके पूछ ले। हाँ, मैं अभी यही सोच रही थी, इसमें सोचना क्या है। फिर रिद्धिमा ने अपनी मम्मी को कॉल किया तो पता चला कि वह निकिता के घर में है। इसलिए वह निकिता के घर गई कि मम्मी को साथ आना हुआ तो ठीक है, वरना उनसे घर की चाबी ले करके आ जाएगी। और जैसा कि उसने सोचा था वही हुआ। निकिता के घर पर मोहल्ले की लगभग सारी औरतें जमा थी। वहां सबकी किटी पार्टी चल रही थी। रिद्धिमा ने अपनी मम्मी से घर की चाबी ली और अपने घर चली गई, और उसके जाते ही औरतें उसी के बारे में बातें करने लगी और रिद्धिमा की मम्मी को भी समझाने लगी, अरे कोमल बहन, आपकी बेटी को भी आजकल के तौर तरीकों की समझ दो कुछ, अब बड़ी हो गई है, कल को लड़के वाले देखने आएंगे तो कितनी बातें बनाएंगे। किसी दूसरी औरत ने पहली की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल कोमल जी, आजकल के लड़के स्मार्ट लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं। लड़कों की तो छोड़ो, उनके परिवार वाले भी मॉडर्न लड़कियों को अधिक महत्व देते हैं, जो कि उनके बेटे के साथ पार्टी फंक्शन में सबसे घुल मिल करके बातें कर सके। कहने का मतलब है जितना मुंह उतनी बातें। सबकी बातें सुन करके कोमल जी ने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार बेटी के लिए वह स्वयं कपड़े खरीदेंगे। बाजाहिर सबकी बातें सुन करके वह
बस मुस्कुरा करके रह गई थी। थोड़ी देर कपड़ों पर बहस चली और फिर बातों का रुख मोहल्ले में शादी लायक लड़कियों पर होते होते जेवर की खरीदारी पर टिक गई। सब अपनी अपनी ज्वेलरी के डिजाइन को लेकर के चर्चा में लग गई थी। किटी पार्टी का आयोजन कुछ देर या ना दें पर औरतों को लेटेस्ट गहनों और कपड़ों की जानकारी तो दे ही देता है। किटी पार्टी से घर आते आते कोमल जी को शाम के 6 बज गए थे। तब तक घर में रिद्धिमा ने शाम की दिया बाती कर ली थी और अब किचन में रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दिया था। कोमल जी ने मन ही मन सोचा, कितनी सलीकेदार है मेरी बेटी, जिस घर जाएगी उस घर के लोगों की किस्मत चमक जाएगी। पर लोगों को इतने गुणों के बाद भी कमी दिखाई देती है। अभी वह यही सब सोच रही थी कि रिद्धिमा ने आवाज दी, माँ आप चाय पियेंगी? नहीं बेटा, अब तो तेरे पापा भी घर आते होंगे तभी पीऊंगी, तब तक मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कोमल जी ने चौंक करके फिर शांत स्वर में कहा, जी माँ कह करके वह फिर किचन में चली गई और कोमल जी अपने कमरे में। उन्होंने साड़ी बदल करके नाइट गाउन पहना और फिर अपनी बड़ी बेटी सीमा को फोन लगाया। कल ही सीमा से उनकी बात हुई थी, तब उसने बातों ही बातों में बताया था कि उसकी मौसी सास की रिश्तेदारी में किसी को चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विस लगी है। पता करके बताएगी कि लड़का कैसा है, फिर अगर जचे तो अपनी रिद्धिमा के रिश्ते की बात चलाएंगे। सीमा ने दूसरी रिंग होते ही कॉल उठा लिया पर बात नहीं कर सकी। बोली, माँ अभी घर में मेहमान आए हैं, इसलिए जैसे ही फ्री होती हूँ आपसे बात करूंगी। उसकी बात सुन करके कोमल जी ने फोन रख दिया और कमरे में बिखरी चीज समेटने लगी, जो कि किटी पार्टी में जाने की जल्दी में जैसे तैसे रखे थे। फिर जब घंटे भर बाद रिद्धिमा के पापा सुरेंद्र जी दुकान से घर आए तो उसने दरवाजा खोला और उनके हाथ से बैग ले लिया और जब तक वो फ्रेश हो करके पत्नी के पास बैठे, रिद्धिमा ने दोनों के लिए चाय चढ़ा दी थी और ब्रेड पकौड़े तलने लगी थी। उधर कोमल जी पति से कह रही थी, जी सुनिए, जी सुनाइए, हम तो सुनने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। हमारी मजाल है कि आप कुछ कहें और हम ना सुने। ओह जी, आप भी ना, हर वक्त बस मजाक सूझता है आपको। अच्छा लीजिए, हम बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। सुरेंद्र जी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, जी मुझे शॉपिंग करने जाना है, इसलिए पैसे चाहिए। अच्छा इतनी सी बात, ले लेना, पर अभी हाल में ही तो शॉपिंग पर गई थी आप, फिर कोई खास बात? जी इस बार मैं आपकी बेटी के लिए शॉपिंग करूंगी। पता है आज किटी पार्टी में मेरी सारी सहेलियां कह रही थी कि मेरी बेटी बहन जी लगती है, इसलिए उसके लिए जीन्स और स्कर्ट टॉप वगैरह खरीदने जाना है मुझे। अभी वह बोल ही रही थी कि रिद्धिमा चाय लेकर के आ गई तो सुरेंद्र जी ने कहा, मेरी बेटी का जो मन करेगा, जैसा मन करेगा वह अपनी मर्जी से कपड़े पहनेगी, और वैसे भी लोगों की गलत सोच के लिए मैं अपनी बेटी को बदलना नहीं चाहता। अपने पिता के जवाब को सुन करके रिद्धिमा के ओंठों पर मुस्कान आ गई थी। सुरेंद्र जी ने उसे अपने साथ लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई कमी नहीं है मेरी बेटी में, हर चीज में अव्वल है। पति की बात सुन करके कोमल जी चुप हो गई और चाय के कप को ओंठों से लगा लिया। उनकी आदत थी किसी भी बात पर बहस नहीं करती थी और खुद सुरेंद्र जी भी बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान थे। दूसरे दिन कॉलेज से घर लौटने के लिए सब बस का इंतजार कर रही थी कि जूही ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, अरे उधर देखो, रोड की दूसरी साइड में तोते से भविष्य बताने वाले हैं, चलो ना हम सब भी अपना भविष्य पता करते हैं। छोड़ो ना, ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं सबको, रिद्धिमा ने कहा। अरे एक बार देखते हैं ना प्लीज, क्या पता सही बता दें। फिर उन सब की देखा देखी और भी स्टूडेंट अपना भविष्य जानने के लिए पहुंच गए। वहां पर एक आदमी बैठा था और पिंजरे में तोते के पास बहुत सारे कार्ड्स रखे थे। जब कोई व्यक्ति भविष्य जानने के लिए पैसे देता तो वह पिंजरे का दरवाजा खोल देता था और तोता चल करके आता और कोई एक कार्ड अपनी चोंच से दबा करके उठाता और उस व्यक्ति के हाथ में दे देता। फिर वो कार्ड में लिखी बातें पढ़ करके सुनाता था। किसी के बारे में कुछ अच्छा मिलता तो वह तो खुश हो जाता, पर किसी के बारे में बुरा लिखा होता तो वह परेशान हो जाता।
जूही ने अपना भविष्य देखने के लिए उस व्यक्ति को 20 रुपए दिए। उसका कार्ड पढ़ करके वह सुना रहा था, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और जल्दी ही आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। जूही ने सुना तो वह बहुत खुश हो गई। उसके बाद निकिता ने अपना भविष्य जानने के लिए पैसे दिए। उसके कार्ड में लिखा था, आपको विदेश गमन का योग है। निकिता तो सुन करके बहुत खुश हो गई और रिद्धिमा को भी कहने लगी, यार तू भी देखना अपना भविष्य। तभी किसी ने पीछे से धक्का दिया और रिद्धिमा जमीन पर बैठने के अंदाज में गिर गई। और इसके साथ ही एक अजीब बात हुई। तोता जो कि किसी और के लिए कार्ड उठाने आया था, उसने एक कार्ड उठाया और रिद्धिमा के हाथ पर रख दिया। सब लोग ये देख करके खुशी से बोलने लगे, अरे वाह, असल भविष्य तो इस लड़की का देखा है तोते ने। वहां पर खड़े सब लोग जानने के लिए उत्सुक हो उठे, क्या लिखा है उस कार्ड में। रिद्धिमा कार्ड हाथ में लिए पढ़ रही थी कि जूही ने उसके हाथ से ले लिया और पढ़ने लगी। कार्ड में लिखा था, जल्द ही आपकी लव मैरिज होगी। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आने वाला है जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगा। बहुत पैसे वाला होगा पर वह तलाकशुदा होगा। जूही की बात सुन करके सभी रिद्धिमा की किस्मत से रश्क कर रहे थे और रिद्धिमा उदास हो गई थी। तभी उनकी बस आ गई तो रिद्धिमा बस की ओर बढ़ गई थी तो भविष्य देखने वाला उसे पैसे के लिए आवाज देने लगा। तब जूही ने उसे पैसे दिए और निकिता के साथ भागती हुई बस में बैठी। दोनों रिद्धिमा से पूछने लगे, यार तू उदास क्यों हो गई? तुम्हारी नजर में एक तलाकशुदा इंसान से शादी होने की बात सुन करके मुझे खुश होना चाहिए, केवल इसलिए कि वो पैसे वाला है। अरे यार, हम कब कह रहे हैं कि ये खुशी की बात है? मैंने तो बस कार्ड पढ़ करके सुनाया था और वैसे भी ये भविष्य वाली बात कौन सी सच ही होगी। जूही ने रिद्धिमा को शांत करते हुए कहा, हाँ और क्या, तू ज्यादा मत सोच। निकिता ने भी जूही का साथ दिया तो रिद्धिमा को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। सॉरी यार, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर तुम लोग तो जानते ही हो ना कि मैं ऐसी बातों पर परेशान हो जाती हूँ और फिर लव मैरिज सुन करके मैं बहुत परेशान हो गई थी। सॉरी, कोई बात नहीं, पर अब मुस्कुरा दो, दोनों ने समावेत स्वर में कहा। तो रिद्धिमा हौले से मुस्कुरा दी। फिर उनके घर आ गए तो सब बस से उतर गई। रिद्धिमा अपने घर पहुंची तो उसकी माँ कोमल जी अपनी बड़ी बेटी से बात कर रहे थे और जब उन्होंने फोन रखा तो बहुत खुशी से रिद्धिमा को अपने पास बुलाया और उसे गले लगा लिया और फिर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, बड़ी भाग्यशाली है मेरी बेटी, तेरी दीदी के ससुराल से तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट पर है। तेरी दीदी बता रही थी बड़े सुलझे विचारों वाला है नमित, और देखने में भी बहुत अच्छा है। उन लोगों को तेरी तस्वीर दिखाई थी तेरी दीदी ने और तू सबको पसंद आई है। तेरे पापा सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। मेरे फिर अपने सिर पर हाथ मार करके कहा, अरे मैं भी ना, तू कॉलेज से आई है, थक गई होगी, जा हाथ मुंह धो करके आ जा, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। कोमल जी के चेहरे से खुशी जैसे फूट पड़ी थी और साथ ही ये भी एहसास हो रहा था कि अब उसकी लाडली ज्यादा दिन उनके पास नहीं रहेगी, अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए जितना हो सके उस पर अपना प्यार लुटा दे रही थी। फिर जब शाम में सुरेंद्र जी घर आए तो कोमल जी ने खुद उनके लिए चाय बनाई और साथ में हलवा और नमकीन ले करके उनके पास बैठ गई। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान सजी थी। सुरेंद्र जी ने पूछा, क्या बात है, आज चाय आप लेकर के आई हैं और साथ में हलवा भी? मेरी बिटिया रानी कहाँ है? वह अपने कमरे में, उसे आज आराम करने दे दिया मैंने, और वैसे भी अब कितने समय रहेगी हमारे पास? कोमल जी ने खोए स्वर में कहा। क्या बोले जा रही हैं आप? जी जी, मैं वही तो बता रही हूँ आपको। आज आपकी बड़ी बेटी से बात हुई मेरी, उसके ससुराल के रिश्ते में एक लड़का है नमित, चार्टेड अकाउंटेंट की जॉब है उसकी। सीमा बता रही थी कि परिवार बहुत अच्छा है और लड़का भी कल तक लड़के की तस्वीर भेज देगी। उसने उन लोगों को रिद्धिमा की तस्वीर भेजी थी, सबको बहुत पसंद है हमारी बेटी। अरे वाह, देखा, मैं तो कहता ही था कि मेरी बेटी लाखों में एक है, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मानती हो तुम?
जी जानती हूँ और मानती भी हूँ, पर क्या करूँ, आ जाती हूँ कभी कभी लोगों की बातों में। अब आप चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। कोमल जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुरेंद्र जी ने हंस करके चाय का कप उठा करके अपने ओंठों से लगा लिया। चाय नाश्ते के बाद सुरेंद्र जी अपनी बेटी के पास आए तो वह पढ़ाई कर रही थी। वह उसके पास बैठ गए और सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम्हारी शादी की बात चल रही है, तुम खुश तो हो ना? बस पापा, मैं अपनी बीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, 6 महीने बाद मेरे एग्जाम्स हैं। रिद्धिमा ने नजरें नीची करते हुए कहा, अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, अगर लड़के वालों को शादी की जल्दी हुई तो भी अभी सिर्फ सगाई ही होगी, शादी 6 महीने बाद ही होगी। नहीं माने तो और भी लड़के हैं दुनिया में, मेरी बेटी के लिए कोई कमी थोड़े है। सुरेंद्र जी ने प्यार से कहा, फिर बोले, अभी तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब सोचने के लिए तुम्हारे पापा है ना? पापा मम्मी के कमरे से बाहर जाने के बाद रिद्धिमा ने अपने मन में सोचा, एक तरह से अच्छा ही है शादी हो जाए, फिर मुझे किसी अनहोनी का भय नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी लव मैरिज हो और मेरे मम्मी पापा का समाज में सिर नीचा हो। और फिर वह खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करने लगी। दूसरे दिन उसने अपनी सहेलियों को बताया कि उसकी शादी की बात चल रही है और लड़का चार्टेड अकाउंटेंट की जॉब करता है, पर हमारी तरह मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है, रिच फैमिली का नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, अब तो तुम परेशान नहीं हो ना? कल की बात को लेकर के जूही ने पूछा। सही कहा यार, मैं अब रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। अच्छा यार छोड़ ये सब, भविष्य की बातें, वर्तमान की फिक्र हो रही है मुझे। तो कल मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, अपने नोट्स देना। ले, इतनी सफाई क्यों दे रही है? थैंक्स यार रिद्धिमा। बस बस, थैंक यू बाद में बोलना, पहले लिख तो ले। अरे हाँ यार, तभी क्लास में दिव्या ने एंट्री की और सब खासकर लड़कों का ध्यान उसकी ओर चला गया। व्हाइट टॉप और ब्राउन शर्ट स्कर्ट में उसका गोरा रंग दमक रहा था। रिद्धिमा ने उसे एक नजर देखा और फिर अपनी बुक खोल लिया, पर दिव्या उसके पास आकर के रुक गई और उसकी ओर एक कार्ड बढ़ाया। रिद्धिमा ने कार्ड ले लिया तो उसने कहा, प्लीज यार कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना। और फिर उसने पूरी क्लास को इनवाइट किया। कार्ड दे करके वह पीछे वाली सीट पर बैठ गई, जबकि आगे कितनी सीट खाली थी, पर आगे बैठ करके पढ़ाई करने की आदत नहीं थी दिव्या की। पीछे बैठ करके गप्पे लड़ाने और मोबाइल चलाने का शौक था, फिर भी ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। क्लास के सारे लड़के उसके पीछे लगे रहते थे, पर वह किसी को भाव नहीं देती थी, अपने आप में मगन रहती थी। घर लौटते समय बस में निकिता ने रिद्धिमा से पूछा, कल दिव्या के जन्मदिन के फंक्शन में चलोगी? नहीं यार, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? अरे उसने सबसे पहले तेरे पास आकर के तुझे इनवाइट किया था, फिर कौन सा तुझे अकेले जाना है? हम भी तो जा रहे हैं, जूही ने बीच में ही कहा। अच्छा सोचूंगी, कोई सोचना नहीं है, और वैसे भी हम हमेशा साथ जाते हैं ना, फिर हम दोनों जा रहे हैं तो तुझे क्या दिक्कत है? जूही रिद्धिमा को मना करने का कोई मौका नहीं देने वाली थी, इसलिए उसकी बात बीच में ही काट दिया। उसकी बात पर रिद्धिमा ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ओके यार, मैं हार गई, चलूंगी तुम दोनों के साथ बस। हाँ और क्या, और वैसे भी यार उसने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, फिर हमें भी भाव नहीं खाना चाहिए। हाँ, दूसरे दिन शाम में निकिता और जूही तैयार होकर के रिद्धिमा के घर आ गई थी। दोनों ने जीन्स और टॉप पहना था। उस समय रिद्धिमा किचन में खाना बना रही थी। उसको ऐसे देख करके दोनों ने सिर पर हाथ रख लिया। क्या यार, तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई? बस यार अभी फटाक से तैयार होकर के आती हूँ। ये कहते हुए उसने हाथ धो करके किचन टॉवल से अपना हाथ सुखाया और अपने कमरे में तैयार होने चली गई। और जब थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली तो दोनों उसे देखने लगे थे। उसने बेबी पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था और बालों को खुला छोड़ करके साइड में थोड़े बालों का क्लिक लगाया था। आंखों में काजल और होठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाई थी।
ऊपर से कानों में बड़ी बड़ी बालियों ने उसकी खूबसूरती और बढ़ा दी थी। तो उसने आगे से दुपट्टा दोनों कंधों पर फैला करके लगाया था। तू ये पहन करके पार्टी में चलेगी? हाँ, तो वहाँ कोई भी तुम्हारी तरह ड्रेसअप हो करके नहीं आया होगा, पता है ना? हाँ, तो मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। अब चलो, तुम लोगों को देर नहीं हो रही है? अरे हाँ, 7 बजे बुलाया था और 7:30 तो यही हो गए हैं, चलो चलते हैं। मैं माँ को बोल दूं दरवाजा बंद कर लेंगे। मैं आ रही हूँ, तू जा बेटा। जी माँ, मैं आती हूँ। संयोग से घर से बाहर निकलते ही ऑटो मिल गया तो सब जल्दी ही दिव्या के बताए एड्रेस पर पहुंच गई। पार्टी होटल में रखी गई थी जो बाहर से भी डेकोरेट किया गया था। जब तीनों अंदर पहुंची तो लगभग सारे दोस्त पहुंच चुके थे। पार्टी में बहुत लोग शामिल थे जो दिव्या के मम्मी पापा के रिश्तेदार और दोस्त थे। वेटर सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा था। साइड में बियर बार भी था। इक्का दुक्का लोग वहां भी मौजूद थे। सब लोग एक दूसरे से बातों में लगे थे। ये तीनों भी अपने दोस्तों के पास चले गए। अभी दिव्या कहीं नहीं दिख रही थी। एक टेबल पर बड़ा सा खूबसूरत केक रखा था। सब दिव्या के आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक हॉल की सभी लाइटें ऑफ हो गई और एक फ्लैश लाइट सीढ़ियों पर ऑन हुई। ये लाइट दिव्या के करीब थी। जैसे जैसे दिव्या सीढ़ियों से नीचे उतरी, लाइट भी आगे होती गई और पार्टी में आए हुए लोगों का ध्यान उसकी ओर होता गया। ब्लैक वन पीस ड्रेस में वह कोई मॉडल प्रतीत हो रही थी। उसका गोरा रंग ब्लैक ड्रेस में और भी अधिक नुमाया हो रहा था। जब वह केक के पास आई तब सारी लाइटें एक साथ ऑन हुई और हॉल जगमगा उठा। फिर दिव्या ने मोमबत्ती बुझा करके केक काटा और सब ने उसे जन्मदिन की बधाई के साथ उपहार दिया। उसने पहले अपने मम्मी पापा को केक खिलाया और फिर सबको केक सर्व किया गया। सभी खूबसूरत लम्हे कैमरे में कैद किए जा रहे थे। फिर सभी युवा डांस करने लगे। दिव्या और उसके कॉलेज के दोस्त सभी डांस फ्लोर पर चढ़ गए थे। रिद्धिमा को डांस करना पसंद नहीं था, इसलिए वह एक चेयर पर बैठ गई और मोबाइल पर गेम खेलने में लग गई। आमतौर पर उसके साथ ऐसा ही होता था। जब भी किसी पार्टी में दोस्तों के साथ जाती थी वह ऐसे ही गेम खेलने लगती थी, पर आज उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। बीच बीच में जब कभी उसने अपनी नजरें उठाई, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है, इसलिए उसने इधर उधर देखना ही छोड़ दिया। उसे एक प्रवचन में सुनी हुई बातें याद आ गई, जिसमें गुरुजी ने समझाते हुए कहा था, कोई हमें घूर रहा है। ये हमें तभी पता चलता है जब हम भी उसकी ओर देखते हैं। तो हमें अपनी नज़रों को कंट्रोल करना चाहिए। इससे हमारे मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं आएगी। हाँ, तो रिद्धिमा को ये बात याद आ गई और उसने अपनी नज़रें मोबाइल पर जमा दी और ध्यान तभी हटाया जब जूही और निकिता उसे खाने के लिए चलने को कहने लगी। खाना खाते ही रिद्धिमा के पापा का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि वह सबको लेने आ रहे हैं। तो सब थोड़ी देर और बातें करने लगी। अब उन्हें देर होने की चिंता होने लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद रिद्धिमा के पापा आ गए तो तीनों ने दिव्या से विदा ली। पूरे रास्ते जूही का बोलना और रिद्धिमा का हुंकार भरना जारी था। यूं तो निकिता भी बोल रही थी, पर उसे दिव्या के बर्थडे पार्टी से ज़्यादा उसकी ड्रेस पसंद आई थी और वो उसे ही खरीदने के लिए सोच रही थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। देखते देखते पूरा हफ्ता बीत गया और आज लड़के वाले रिद्धिमा को देखने आने वाले थे। उसकी बड़ी बहन सीमा भी अपने पति और दोनों बच्चों के साथ आई हुई थी। उसने आते ही किचन का रुख किया और अपनी माँ को मेहमानों के पास भेजा और खुद सब के लिए नाश्ता ले करके ड्राइंग रूम में आ गई। फिर बहन को साड़ी पहनने में मदद की और जब रिद्धिमा ब्राउन कलर की प्लेन शिफॉन साड़ी में तैयार हुई तो सीमा ने अपनी आंखों के कोरों से लेकर के काजल, उसकी गर्दन के पीछे नजर का टीका लगा दिया। साड़ी में लिपटी रिद्धिमा हमेशा से कुछ ज्यादा ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल के साथ हया का रंग भी शामिल था। होठों पर नेचुरल कलर की
लिपस्टिक और गले में पतली सी चेन पहने शर्माई सी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सीमा के साथ रिद्धिमा मेहमानों के सामने आई तो नमिता की मां ने उसे अपने पास बिठा लिया। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। नमित की मां रिद्धिमा से यूं ही कुछ कुछ बातें करके उसे अपनी बातों में शामिल कर लेती थी। वह जब धीरे से बोलती तो उसके कान की बालियां हिलती थी, जैसे कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। सभी एक दूसरे से बड़े परिचित थे, इसलिए रिद्धिमा को भी ज्यादा अजीब नहीं लग रहा था। नमिता उसे चोरी चोरी देख रही थी और वह अपनी पलकें झुकाए उसकी नजरों को महसूस कर रही थी। खुशी भरे माहौल में नाश्ता और खाने का दौर जारी रहा। फिर शाम को जाने लगे तो सीमा को उसकी मम्मी पापा ने कुछ दिन रुक जाने के लिए कहा, पर वह चाहते हुए भी रुक नहीं सकती थी। दोनों बच्चों के स्कूल थे, इसलिए तो आज संडे के दिन यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया था। बेटियां शादी के बाद कहाँ मायके में रह पाती हैं, कभी पति का प्रेम तो कभी बच्चों की जिंदगी में अपने दिल की खुशी ढूंढते हैं। सीमा भी नहीं रुक पाई और सबके साथ चली गई। सबके जाने के बाद घर खाली लगने लगा था और कोमल जी तो अभी से सोचने लगी थी कि रिद्धिमा की शादी के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। वह सोच में बैठी थी कि सुरेंद्र जी ने उन्हें फोन लगा दिया। भाग्यवान, कहाँ खोई हुई हो भाई, थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, जरा चाय तो पिला दो। जी जी अभी लाती हूँ, बोलते हुए उठने लगी तो उन्होंने उन्हें हाथ पकड़ करके वापस बिठा दिया। भाई बैठिए, मुझे चाय नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा ध्यान चाहिए। सुरेंद्र जी ने कोमल जी का हाथ पकड़ करके अपने पास बिठाया और कहने लगे, बेटियों की विदाई तो होनी ही है, उसके लिए इतना मत सोचिए, बस हमें तो उनके सुखमय जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए आज आप बैठिए, हम आपके लिए कॉफी बना करके लाते हैं। आप बनाएंगे? हाँ क्यों नहीं, हमें भी बनाना आता है भाई, कॉलेज के दिनों में बनाते थे हम भी। अब सवाल नहीं है। हाँ, काफी और शक्कर ढूंढने में आपकी मदद मिल जाए तो। अरे हाँ चलिए ना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रिद्धिमा अपने पापा मम्मी से चाय के लिए पूछने आई थी और अभी दरवाजे पर ही पहुंची थी, पर दोनों को प्यार से बातें करते देख करके मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। और जब अपने कमरे में पहुंची तो मोबाइल बज रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया। फोन उसके छोटे भाई आरव का था, जो 7वीं कक्षा में हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रहा था। हेलो आरव, कैसे हो बाबू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दी, बस ये बताने के लिए फोन किया था कि 15 दिन बाद स्कूल में छुट्टी हो रही है। अरे वाह, मैं पापा को फोन कर देती हूँ। अरे नहीं दी, फिर तो पापा मुझे खुद लेने आएंगे, लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के साथ घर आ जाऊंगा, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं। आरव ने मायूस हो करके कहा। अरे बाबा तू परेशान मत हो, पापा तेरे भले के लिए ही तो चिंता करते हैं और वो तुझे दोस्तों के साथ आने से मना नहीं करेंगे। अब मैं पापा को फोन देती हूँ, ठीक है ना? हाँ दीदी। फिर सुरेंद्र जी ने बेटे से बात किया और उसे बहुत सारी बातें समझाने के बाद दोस्तों के साथ घर आने की इजाजत दे दी। फिर आरव ने अपनी मम्मी से बात की और फोन रख दिया। 2 दिन शांति से गुजर गए और फिर सुबह सुबह सीमा का फोन आया कि नमित के घर वालों को रिश्ता मंजूर है और जल्दी ही अच्छा सा मुहूर्त देख करके सगाई की रस्म कर लेंगे। कोमल जी ने अपने पति को ये खबर सुनाई तो वह भी खुश हो गए और बोले, भाई इसी खुशी में आज नाश्ते में हलवा बना लो, कुछ मीठा तो होना चाहिए। जी क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ। रिद्धिमा जो कि अभी अभी कमरे से बाहर निकली थी, उसने अपने मम्मी पापा की बातें सुन ली तो शर्मा करके अपने कमरे में वापस चली गई। उसी शाम निकिता का फोन आया और उसने बताया कि उसके मामा के बेटे की सगाई हो रही है और वह अगले महीने कनाडा जा रही है। अरे वाह यार, तेरा विदेश जाने का ख्वाब तो पूरा हो गया। हाँ यार, तूने ठीक कहा, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। अच्छा मैं रखती हूँ, मम्मी आवाज दे रही हैं। ओके, हाँ ओके बाय। उसी रात रिद्धिमा अपने कमरे में सोने के लिए आई कि उसके मोबाइल पर अननोन नंबर फ्लैश हुआ। उसने फोन उठाया और हेलो कहा। जी मैं रिद्धिमा जी से बात कर सकता हूँ? जी आप कौन हो? मैं नमित।
नमित का नाम सुन करके उसकी धड़कन तेज हो गई और दूसरी ओर से पूछने का सिलसिला जारी था। फिर रिद्धिमा ने अपनी धड़कनों को संभालते हुए कहा, जी बोलिए ना, मैं ही हूँ। थैंक गॉड, पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? अब वह इस सवाल का क्या जवाब देती, इसलिए चुप ही रही। और नमित अपने दिल का हाल बयां कर रहा था। रिद्धिमा जी, जब से आपको देखा है मैं बता नहीं सकता मेरे दिल का क्या हालत है, बल्कि मैं तो आपकी तस्वीर देख करके ही आपसे मिलने के लिए तैयार हो गया था। और जब से देखा है बस सुबह शाम आपका ही ख्याल रहता है। नमित की बातें सुन करके रिद्धिमा शर्म से लाल हो रही थी और वो अपनी बेकरारी बयां कर रहा था। जब कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि रिद्धिमा कुछ बोल नहीं रही है, तब उसने टोका, रिद्धिमा जी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? ओह शिट, मैं कब से अपनी बातें बोलता जा रहा हूँ, आपसे तो पूछा ही नहीं कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। खैर कोई ना, अब पूछ लेता हूँ। तो रिद्धिमा जी प्लीज बताइए मैं आपको कैसा लगता हूँ? जी जी ओ, अरे आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? चलिए सवाल आसान कर देता हूँ, आप बस हाँ या ना बोल दीजिए, पर बोलिए प्लीज। जी ओ मम्मी आवाज दे रही हैं, मैं फोन रखूं? प्लीज नमित जी। अब इतने प्यार से बोलने पर मैं आपकी बात टाल तो नहीं सकता, पर वादा कीजिए कल भी मुझसे बात करेंगी आप, और आज की तरह मम्मी का बहाना नहीं बनाएंगी। नमित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाब में रिद्धिमा ने बस जी कहा और फोन काट दिया। वह फोन रख करके आईने में खुद को देख रही थी। उसे नमित की बातें अंदर से गुदगुदा रही थी और गोरे गाल हया की लाली से लाल हो गए थे। अभी उसे खुद का चेहरा रोज से ज्यादा खूबसूरत महसूस हो रहा था। किसी के प्यार का रंग जो चढ़ गया था, जो उसके गोरे रंग को और भी खूबसूरत बना रहे थे। रिद्धिमा को खुद पर ही प्यार आ रहा था और शर्म से उसकी पलकें ऐसी झुकी जा रही थी जैसे नमित उसे देख रहा है। सुबह सुबह रिद्धिमा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी और बाल सुलझाते हुए उसे नमित की बातें याद हो जाती हैं। फिर वो आईने में खुद को देख करके शर्मा जाती है। ये प्यार का एहसास भी कितना खूबसूरत होता है। किसी की प्यार भरी बातें दिल में सुरूर भर देती हैं और अपना आप भी जैसे खास लगने लगता है, जैसे कि कोई हमें हमसे भी ज्यादा जानता है, ज्यादा चाहता है, और ये चाहत हमें खुद से प्यार करना सिखा देती है। रिद्धिमा के दिल में भी बहुत खूबसूरत एहसास जन्म लेने लगे थे और उसके चेहरे पर हया का रंग बिखर गया था। यह जाने कब तक यूं ही खोई रहती कि कोमल जी ने उसे पुकारा, बेटा जल्दी से तैयार होकर के नाश्ता करो, तुम्हें देर हो जाएगी। माँ की बात सुन करके वह अपने ख्यालों को झटक करके बालों को सुलझाने लगी और फिर जल्दी से नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल गई। रिद्धिमा अपनी सहेलियों के साथ बस में बैठी थी कॉलेज जाने के लिए। जब बस पूरी भर गई और स्टार्ट हुई तो जूही ने नोटिस किया कि एक लड़का बार बार उसे घूर रहा है। उसे बड़ा अजीब लगा। अभी वह निकिता को इस बारे में बोलने ही जा रही थी कि वह लड़का अपनी सीट से उठ करके जूही के पास आ गया और तुम जूही हो? उसने थोड़े असमंजस में पड़ करके कहा। हाँ, पर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे तुम्हें याद नहीं है, हम बचपन में एक स्कूल में पढ़ते थे, फिर तुमने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैं राजीव हूँ, राज बोलते हैं सब मुझे। अब याद आया तुम्हें? अरे हाँ यार, मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी, पर अब मुझे याद आ गया है। कैसे हो तुम और अब कहाँ पढ़ते हो? सब ठीक है यार, इंटर करने के बाद बस मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं पापा के साथ उनके बिजनेस संभालता हूँ। अच्छा, पढ़ाई छूटी या फिर तूने छोड़ दिया राज के बच्चे? मुझे सब याद आ गया। तू पहले भी कभी मन से नहीं पढ़ता था, हमेशा मेरी कॉपी से नकल करता था। जूही की बात सुन करके राज मुस्कुराते हुए अपने बालों को अपनी उंगलियों से संवारने लगा। बोला, हाँ यार, मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। तू सुना, अब तो कॉलेज में आ गई होगी। हाँ बिल्कुल, 6 महीने बाद बीएससी क्लियर कर लूंगी। वाह, बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी बात तो कर ही सकती हो। हाँ क्यों नहीं, चल अपना नंबर दे तू, मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही तुझे फोन करूंगी। फिर राज ने जूही को अपना नंबर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कॉलेज आ गया तो सब उतर गए,
पर राज को तो और आगे जाना था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए बाय किया। थोड़ी देर बाद सभी कॉलेज में बैठे हुए थे और अपनी सीट पर बैठे हुए रिद्धिमा सोच में डूबी हुई थी। निकिता और जूही के भविष्य वाली बात सच साबित हो चुकी थी। ये बात उसे डराने लगी थी। कभी सोचती कि ये सब एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। अब कोई एक शहर में रहता है तो कभी ना कभी तो मिलेगा ही। प्रोफेसर के आने की आहट से सब संभल करके बैठ गए तो रिद्धिमा भी अपने ख्यालों से बाहर आ गई और फिर प्रोफेसर की स्पीच सुनने और लड़के लड़कियों के शोरगुल के साथ पूरा दिन बीत गया और शाम को रोज की तरह थकी हुई वह अपने घर पहुंची। रिद्धिमा ने जब तक कपड़े चेंज किए मम्मी ने उसके लिए खाना निकाल दिया। आजकल वह बेटी को कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती थी। आखिर अब कितने समय वह उनके पास रहेगी। कुछ दिन तक तो अपनी बच्ची को लड़ा लूं, यही सोच करके थोड़ा सा उदास भी हो जाती थी कोमल जी। उसी रात 8 बजे थे। रिद्धिमा ने अपने मम्मी पापा को चाय बना करके दिया और किचन में खाना बनाने चली गई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रिद्धिमा ने जा करके दरवाजा खोला तो 2 अजनबी खड़े थे, एक औरत और एक मर्द। दोनों देखने से बड़े घर के लग रहे थे। रिद्धिमा ने उन्हें नमस्ते किया और पूछा, जी आप कौन? बेटा, हम तुम्हारे पापा से मिलने आए हैं। क्या वो अभी घर पर हैं? अभी रिद्धिमा कुछ बोलती कि सुरेंद्र जी कमरे से बाहर आ गए और दरवाजे पर ही आ गए। उन्होंने दोनों को बिठाया और रिद्धिमा को चाय बनाने को बोल करके भेज दिया। थोड़ी देर बाद चाय पी करके दोनों चले गए तो रिद्धिमा ने सोचा कि हो सकता है किसी काम से आए होंगे। उसने फिर किचन का रुख किया, खाना जो बनाना था, और फिर खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में आई तो रात के 10:30 बजे थे। अब उसका दिल धड़कने लगा था। नमित का फोन किसी भी समय आ सकता था। कल उससे जो भी बातें हुई थी उसे याद करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रिद्धिमा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 10 मिनट बाद ही उसके मोबाइल में नमित का नंबर फ्लैश कर रहा था। उसने धड़कते दिल के साथ फोन उठाया तो नमित ने बड़े मान से पूछा, मेरे फोन का इंतजार कर रही थी आप? जी थैंक यू यार, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। सुनो, एक बात पूछनी थी, बताओगी? जी पूछिए। सीमा भाभी ने बताया कि तुम्हें जीन्स पहनना पसंद नहीं है। जी उन्होंने सही कहा है। रिद्धिमा ने सच बताना जरूरी समझा, पर यार मुझे तो लड़कियां जीन्स और शर्ट में ज्यादा अच्छी लगती हैं, और फिर मेरे सभी दोस्तों की वाइब बहुत मॉडर्न है। तुम भी अभी से खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। नमित ने रिद्धिमा को अपनी पसंद जताया। नमित की बातें सुन करके रिद्धिमा को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, और उधर नमित अपने दोस्तों की बातें, अपनी पसंद नापसंद बताता जा रहा था। पर एक बार भी रिद्धिमा की पसंद पूछने की कोशिश नहीं की। घंटे भर तक अपने शौक को गिनवाने में लगा रहा और रिद्धिमा बस मन महसूस करके रह गई कि नमित उसकी भी पसंद नापसंद पूछ ले। फिर खुद को तसल्ली दी कि सब लोग अलग अलग शख्सियत रखते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं अपने प्रेम से उन्हें बदल दूंगी। ऐसा सोच करके वह खुद ही मुस्कुरा दी और सो गई। दिन सरकते जा रहे थे। देखते ही देखते हफ्ता गुजर गया। रोज रात को नमित का फोन आता रहा और वह अपने दिल की बेताबी के साथ अपनी पसंद रिद्धिमा को सुनाता रहा। रिद्धिमा, हम हनीमून पर कुल्लू मनाली जाएंगे। मुझे ठंडी जगह बहुत पसंद है यार मैं पहले भी 2 बार दोस्तों के साथ जा चुका हूँ। देखना तुम्हें वहां जा करके कितना अच्छा लगेगा। मुझे यकीन है तुम्हें मेरी पसंद की याद दोगी। हाँ यार, कड़ाके की ठंड में कितना अच्छा महसूस करोगे तुम। मेरी हमराही में तुम सोच भी नहीं सकती। और रिद्धिमा ये सब सुन करके शर्म से पानी पानी हो जाती थी। ऐसी ऐसी बातों का क्या जवाब देती वह, बस हूँ हाँ करती। और नमित अपनी बात कह करके लव यू जान कहना ना भूलता, और रिद्धिमा यही एक बात सुन करके दिल में खुश हो लेती। रोज की तरह आज भी रिद्धिमा नमित के फोन का इंतजार ही कर रही थी। आजकल वह 11 बजे के बाद ही फोन करता था। कहता था कि ऑफिस में कुछ काम ज्यादा बढ़ गया है और रिद्धिमा को उसकी बात माननी ही थी। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। रिद्धिमा को नींद आने लगती थी, पर वह इसलिए नहीं सोती थी कि अगर नमित का फोन नहीं उठाया तो वह उससे नाराज हो जाएगा।
पर अब 11 से ऊपर हो रहा था, इसलिए वह सोने के लिए लेट गई। उसकी आंखों में नींद गहराने लगी थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। उसे लगा कि हो सकता है नमित ने किसी और नंबर से फोन किया हो। अचानक ही उसके दिल में अंदेश जाग उठे। नमित ठीक तो है ना? उसने जल्दी से फोन उठाया और बोली, हेलो नमित, आप ठीक तो हो? अच्छा, तो आप नमित के फोन का इंतजार कर रहे थे, पर मैं तो समीर हूँ। जी, आप कौन हैं और इतनी रात को क्यों फोन किया आपने? नमित जी ठीक तो है ना? उसने थोड़े डर और नासमझी की हालत में कहा। उसके मन में तुरंत 2 दिन पहले की बात याद आ गई, जब नमित ने बताया था कि वह लॉन्ग ड्राइव पर निकला है। मुझे नमित के बारे में कुछ जानकारी नहीं है रिद्धिमा जी, बस ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ और आप केवल मेरी हैं। आपका दिमाग तो ठीक है? रिद्धिमा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। उसकी सारी नींद उड़ गई थी। जी, जब तक आपको नहीं देखा था तो ठीक ही था, पर जब से आपको देखा है दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। बस आपका ही नाम रटता रहता है। आपको पता है कितनी मुश्किल से आपके घर का एड्रेस मिला है मुझे? ओह, आपको कैसे पता होगा? अजनबी शख्स ने खुद की ही बात काट करके कहा और रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि इस पागल को क्या जवाब दे, जिसने उसे नींद से जगा दिया था और अब बकवास बातें करके गुस्सा दिला रहा था। वह रिद्धिमा जो जल्दी तेज आवाज में बात नहीं करती थी, अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि फोन के उस पार वाले इंसान का मुंह तोड़ करके रख दे, पर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, देखिए मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं फोन रखती हूँ। रिद्धिमा ने अपनी बातों को खींचने के अंदाज में कहा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह कुछ गलत बोल करके बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। पता नहीं कैसा इंसान हो, किसी को कुछ बोल करके दुश्मन बनाना नहीं चाहती थी। वह फोन करने वाला कोई अजनबी था जो अपने प्यार का इजहार कर रहा था। देखिए रिद्धिमा जी, पहली बार मेरी नजरों को अगर कोई भाया है तो वह आप हैं। मैं आपको हर हाल में अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। मैंने पता किया है आपकी जिससे शादी होने वाली है उसे आप प्यार नहीं करती हैं। अरेंज मैरिज होने वाली है आपकी। अगर आप वाकई उससे प्यार करती तो मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आता, पर जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप मेरी क्यों नहीं हो सकती हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? और आपको क्या हक है मेरी जिंदगी में दखल देने का? वही तो अभी हक नहीं है और यही हक हासिल करना चाहता हूँ मैं बाकायदा। अपने मम्मी पापा को आपके घर भेजा था मैंने शादी का प्रपोजल लेकर के, पर उन्होंने मना कर दिया था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने मम्मी पापा को बोल दीजिए कि आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। और मैं ऐसा क्यों कहूँगी? आपको पागल लगती हूँ मैं? देखिए रिद्धिमा जी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानती हैं तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। देखिए आपकी फालतू बातें खत्म हो गई हों तो मुझे बहुत नींद आ रही है। कह करके रिद्धिमा ने फोन कट कर दिया और उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। उसने अपने मन को बहुत मुश्किल से समझाया कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, आखिर मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भगवान मेरे साथ कुछ गलत क्यों होने देंगे? जरूर कोई पागल होगा, कहीं से नंबर मिल गया होगा तो लगा डराने। देर रात तक उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए दूसरी सुबह देर से उठी थी रिद्धिमा। और जब वह सहेलियों के साथ कॉलेज पहुंची तो उसने महसूस किया कि एक कार रोज ही साइड में खड़ी रहती थी और आज भी खड़ी है। पहले उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, पर रात में जो फोन कॉल आई थी उसके बाद उसकी नजरें इधर उधर ध्यान देने लगी थी। रिद्धिमा ने कॉलेज के गेट में प्रवेश किया और एक बार पीछे पलट करके देखा तो वह सफेद टोयोटा भी पलट करके स्टार्ट हो चुकी थी। ये देख करके तो उसको यकीन और भी पक्का हो गया था कि कोई उस पर नजर रख रहा है, पर क्यों, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसकी सहेलियां और मोहल्ले वाले तो कहते हैं कि मैं बहन जी लगती हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, फिर ये इंसान क्यों पीछे पड़ गया है मेरे? उस दिन कॉलेज में अनमनी सी रही वह पूरे समय। एक प्रोफेसर ने तो उसे थोड़ा डांट भी दिया कि पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा, अगर ख्यालों में ही खोए रहना है तो घर पर ही रहो।
प्रोफेसर की डांट पर पूरी क्लास जहां मुंह दबा करके हंसने लगी थी, वहीं रिद्धिमा भी शर्म से गड़ी जा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट हुई थी, और ये सब कुछ उस अजनबी और वाहियात शख्स की वजह से हुआ था। उसने मन ही मन उसे बुरा भला कहा। प्रोफेसर के क्लास से बाहर निकलने के बाद जूही और निकिता ने उससे पूछा, क्या बात है यार, तुम तो हमेशा पढ़ाई में ध्यान देती हो और इस खड़ूस प्रोफेसर के आने पर तो वह भी ध्यान लगाने लगते हैं पढ़ाई में, जिन्हें कॉलेज बस टाइम पास करने के लिए आना होता है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस यार, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और कुछ बात नहीं है। रिद्धिमा ने कुछ नहीं बताया, ना तो रात में आने वाले फोन के बारे में और ना ही अपने उस अंदेशों के बारे में जो उसने महसूस किया था, क्योंकि पहले वह खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई कोई उसका पीछा कर रहा है, और ये तभी पता चलता जब कल भी वह सफेद टोयोटा कॉलेज के गेट पर दिखाई देगी, क्योंकि पहले ही उसकी सहेलियां उसके ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाते थे, और अगर उसकी बात गलत निकलती है तो सब और भी मजाक बनाएंगी। यही सब सोच करके रिद्धिमा फिलहाल कुछ ना कहना ही बेहतर समझा, और वैसे भी ये लोग सुन करके भी क्या करती। ऐसे ही बातें सोच करके रिद्धिमा ने खुद को संभाला और अपना ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने लगी। जैसे तैसे करके कॉलेज का वक्त बीता, और फिर कॉलेज की छुट्टी के बाद जब सब बस का इंतजार कर रहे थे तो वह चौंक गई। सुबह वाली सफेद कार अभी भी कॉलेज के गेट के पास ही खड़ी थी। रिद्धिमा ने कार के अंदर देखने की कोशिश की, पर उसे किसी का चेहरा नजर नहीं आया। इसका कारण यह भी था कि एक तो कार थोड़ी दूरी पर थी, और दूसरी बात रिद्धिमा भी गौर से नहीं देख सकती थी। उसे इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि अगर उसकी सहेलियों ने उसे कार को गौर से देखते देख लिया तो उससे सवाल करेंगी, और फिर रिद्धिमा का कोई जवाब नहीं सूझेगा। खैर, थोड़ी देर बाद बस आ गई। वह भी सबके साथ बस में चढ़ गई, और जैसा कि रिद्धिमा को अंदेशा था कि बस के खुलते ही कार भी स्टार्ट करके थोड़ी देर बाद बस आ गई तो वह भी सबके साथ बस में चढ़ गई, और जैसा कि रिद्धिमा को अंदेशा था, बस के खुलते ही कार भी स्टार्ट हो करके दूसरी ओर बढ़ गई थी। रिद्धिमा घर पहुंची तब तक उसने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि उसके चेहरे पर परेशानी देख करके उसकी माँ भी परेशान हो जाती, और वह ये नहीं चाहती थी। उसने अपने होंठों पर मुस्कान सजाई और फिर घर में प्रवेश किया, और फिर रोज की तरह अपने काम में लग गई। वह दूसरी ओर उसके मन में थोड़ा सा डर भी लग रहा था, कहीं रात को फिर से उस अजनबी का फोन आया तो। उसी रात नमित के पापा का फोन आया था सुरेंद्र जी के मोबाइल पर। सगाई की डेट करने के सिलसिले में बात की थी उन्होंने। उनके पंडित जी ने 10 दिन बाद का मुहूर्त बताया था। सुरेंद्र जी ने उन्हें हामी भर दी थी और पत्नी को इस बाबत बताया। सगाई 10 दिन बाद ही होगी। ये सुन करके कोमल जी के हाथ पैर फूल गए थे। बोलने लगी, इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी जी? आप भी ना जानते नहीं है, सारे रिश्तेदारों को न्योता देना होगा, बेटी और दामाद के लिए जोड़ा खरीदना होगा, फिर ससुराल वालों के लिए भी कपड़े और गिफ्ट ले करके पैकिंग कराना होगा। 10 दिन में कैसे होगा सब कुछ? ओह भाग्यवान, कहाँ परेशान हो रही हैं आप? अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। रिश्तेदारों को फोन करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बेटी दामाद के लिए शॉपिंग शुरू कर दीजिए। वैसे भी शॉपिंग पर जाना तो आपको सबसे फेवरेट काम है, तो फिर कल से ही लग जाइए। बल्कि मैं तो कहता हूँ आज ही एक लिस्ट बना लीजिए। सुरेंद्र जी ने 1 मिनट में सारी प्लानिंग करते हुए कहा, और फिर कोमल जी ने वही किया। बैठ गई कागज और पेन लेकर के। दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम की लिस्ट जो बनानी थी, और रिद्धिमा खाने के बाद अपने कमरे में आ गई थी और दरवाजा बंद कर दिया। अपनी सगाई की बात सुन करके वह थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। अब वह खुद चाहती थी कि सगाई जल्दी से जल्दी हो, ताकि वह नमित के नाम से बंध जाए और वह अजनबी अपना ख्याल छोड़ दे। अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि नमित का फोन आ गया, और उसका नंबर स्क्रीन पर देख करके रिद्धिमा ने खुशी से फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी ओर से नमित की आवाज से भी
खुशी झलक रही थी। थोड़ी देर बाद वह प्यार से बातें करता रहा और रिद्धिमा उसकी बातों के माधुर्य में भीगती रही कि अचानक ही नमित ने कहा कि मैं परसों आ रहा हूँ तुम्हारे लिए सगाई की अंगूठी और ड्रेस खरीदने। जी, पर मम्मी पापा मानेंगे? रिद्धिमा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अरे मानेंगे क्यों नहीं, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा को पता है मैं परसों आने वाला हूँ। जी, फिर ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद नमित ने फोन रख दिया और रिद्धिमा सोचने लगी कि बस सब कुछ ठीक से हो जाए, और फिर वह सारे अंदेशे भूल करके बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। उसने वक्त देखा, अभी 10:30 बज रहे थे और तभी मोबाइल पर अननोन नंबर से फोन आया। रिद्धिमा ने फोन उठाया और थोड़ा डरते हुए हेलो कहा, और उसका डर सही साबित हो गया। दूसरी ओर वहीं कल वाला अजनबी था। उसने हेलो सुनते ही कहा, हेलो रिद्धिमा जी, मैंने कल आपको कितने प्यार से एक बात समझाई थी। आशा है आपने मान लिया होगा और अपने मम्मी पापा को अपना फैसला सुना दिया होगा। देखो मिस्टर, इतनी खुशफहमी ठीक नहीं है। अगले हफ्ते मेरी सगाई होने वाली है और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, इसलिए अच्छा होगा तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। अब ये संभव नहीं है रिद्धिमा जी, आप मेरी चाहत है, मेरी हसरत बन चुकी हैं। अभी भी वक्त है, आप इस सगाई के लिए मना कर दीजिए, वरना मैं अपनी चाहत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इतना कह करके उसने फोन कट कर दिया। रिद्धिमा को अब डर लगने लगा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मम्मी पापा को ये फोन आने वाली बात कैसे बताए। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि मेरे माता पिता को मेरी वजह से कोई दुख मत दीजिएगा भगवान। फिर पूरी रात इसी ऊहापोह में गुजर गई। दूसरा दिन संडे था, इसलिए वह कोमल जी के साथ शॉपिंग मॉल चली गई थी। आज का पूरा दिन थकान भरा था, पर शांति से बीत गया। फिर रात में रोज की तरह नमित से थोड़ी देर बात हुई, पर उस अजनबी का फोन नहीं आया। इस बात से रिद्धिमा के मन को थोड़ी शांति मिल गई और वह जल्दी से सो गई थी। दूसरे दिन वह कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि आज नमित जो आने वाला था। सुबह के 11 बज रहे थे जब उसने रिद्धिमा को फोन पर बताया कि बस घंटे भर बाद मैं पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। और सुनो ना, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, प्लीज अगर तुम्हारे पास कोई लाल ड्रेस हो तो वही पहनना प्लीज। नमित ने बहुत प्यार से कहा। जी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। इतना कह करके रिद्धिमा ने फोन रख दिया और अपनी अलमारी में से कोई लाल ड्रेस ढूंढने लगी। रविवार की सुबह थी। नमित ने लगभग 10 बजे रिद्धिमा के मोबाइल पर कॉल करके बताया कि आधे घंटे में वह पहुंचने वाला है। रिद्धिमा ने ये बात अपनी माँ को बताई और खुद तैयार होने लगी। उसने आज नीले रंग का अनारकली सूट पहना था और कानों में मैचिंग बालियां पहन करके शीशे के सामने बैठी बाल सुलझा रही थी। नमित को उसके खुले बाल बहुत पसंद हैं, इसलिए उसने बालों को साइड पिन लगा करके सेट किया और बालों को खुला छोड़ दिया था। आईने में देख करके उसे खुद ही अपना रूप बहुत प्यारा लग रहा था। तभी उसका ध्यान घड़ी पर गया तो वह चौंक गई। नमित का फोन किए हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। इतने देर में उसे घर आ जाना चाहिए था। अचानक से उसके मन में बुरे बुरे ख्याल फिर उठने लगे, तो उसने नमित को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया कि नमित का फोन आ गया। उसने जल्दी से फोन उठाया और थोड़ा घबराते हुए बोली, नमित आप कहाँ हैं? आपको फोन किए हुए 2 घंटे हो गए, अब तक तो आपको घर आ जाना चाहिए था। उसने जल्दी से कहा था तो दूसरी ओर से कहा गया, मैम ये मोबाइल एक पेशेंट का है जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके मोबाइल पर आखिरी बार आपके नंबर पर बात हुई थी, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। आप पेशेंट को देखने सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, वह अभी बेहोश है। रिद्धिमा ने सुनी तो उसके होश ही गुम हो गए। दूसरी ओर से शायद कोई हॉस्पिटल की नर्स ने फोन किया था। वह बोल रही थी, देखिए आप खुद को संभालिए, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आप आ जाइए। जी मैं अभी तुरंत आती हूँ, कह करके उसने फोन रखा और जा करके अपनी माँ को सारी बात बताई। कोमल जी ने भी सुना तो वह भी बहुत परेशान हो गई। 1 हफ्ते बाद ही सगाई थी और ये हादसा बिल्कुल सही नहीं हुआ।
फिर उन्होंने सारी बातें पति को फोन करके बताया और फिर रिद्धिमा को साथ ले करके सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में नमित को देख करके रिद्धिमा को उस अजनबी की याद आ गई जिसने उसे धमकी दी थी, पर उसके आसपास कोई प्रमाण नहीं था। ऊपर से रिद्धिमा तो उसका नाम तक नहीं जानती थी। कोमल जी ने नमित के मम्मी पापा को फोन करके सब बताया। नमित को होश आ गया था, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। सर में छोटा सा कट था और हाथ पांव पर स्क्रैच आए थे। शायद अचानक से बाइक से लगे झटके की वजह से वह बेहोश हो गया था। एक्सीडेंट केस होने की वजह से पुलिस पूछताछ के लिए आई थी। उसने बताया कि मैं ऑटो रिक्शा रोकने के लिए आगे बढ़ा था कि मुझे एक बाइक सवार ने धक्का दे दिया और मुझे कुछ याद नहीं है। उस समय सड़क पर बहुत भीड़ थी और मैं तो यहाँ किसी को पहचानता नहीं। चूंकि नमित को ना किसी का चेहरा याद था और ना ही उसने बाइक का नंबर देखा था, इसलिए पुलिस ने उसका स्टेटमेंट नोट करके फाइल बंद कर दिया। नमित की हालत गंभीर नहीं थी, इसलिए शाम तक उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दूसरी सुबह उसके मम्मी पापा भी पहुंच गए थे। सगाई में कम ही दिन बचे हुए थे और नमित भी ठीक ही था, इसलिए उसी शाम सभी शॉपिंग पर जाने वाले थे। नमित, उसके मम्मी पापा और कोमल जी तैयार हो गए थे। रिद्धिमा के पापा दुकान पर थे। रिद्धिमा सबका ख्याल रखने में बिजी थी, इसलिए अभी अपने कमरे में तैयार होने गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह पिंक और व्हाइट कॉम्बिनेशन के पटियाला सूट में सजी हुई सामने आई तो नमित उसे देखता ही रह गया। आज उसने कान में चूड़ियों की साइज की बड़ी बड़ी बालियां पहने थे, जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे जो बोलने पर हौले से हिलते थे और रिद्धिमा की खूबसूरती को और भी कई गुना बढ़ा रहे थे। अभी नमित उसे एकटक देखने में लगा था। उसे याद भी नहीं था कि वह अकेला नहीं है, सब उसके साथ बैठे हैं। उसी समय उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया तो वह उठा करके बात करने लगा और बातें करते हुए उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे परेशान देख करके उसके पापा ने उसके हाथ से फोन ले लिया और वह भी दूसरी ओर से बात सुन के परेशान से नजर आने लगे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने फोन रख दिया और कोमल जी से कहा, बहन जी, हमारे बिजनेस में कुछ गड़बड़ी हो गई है, हमें अपने शहर जाना होगा। सभी अब परेशान हो गए थे, इसलिए शॉपिंग पर जाना कैंसिल हो गया। 2 घंटे बाद की ही ट्रेन थी, इसलिए थोड़ी देर बाद ही नमित अपने मम्मी पापा के साथ स्टेशन जाने के लिए निकल गया। उसने कैब बुक किया था, पर जब रिद्धिमा ने नमित के मम्मी पापा के पैर छुए तो उन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। ये देख करके कोमल जी थोड़ा सा परेशान हो गई। कैब आगे बढ़ गई थी और पीछे छूट गया था धूल का गुबार और कोमल जी के मन में कुछ अंदेशे। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।